गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 11th का आरओ से गलता लोहा जो बाकी बचा हुआ अंश था उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। और धनराम व गांव के एक दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। कह रहे और धनराम जो है वो गांव के किसी खेतीहर मजदूर के जो परिवारों के लड़के थे उन्हीं लोगों की तरह से वो 3rd तक ही पढ़ पाता है। त्रिलोकी सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो? और कह रहे हैं त्रिलोकी सिंह मास्टर कभी काल ही उस पर ध्यान देते थे और एक दिन अचानक ही वो क्या करते हैं कि पूछते हैं, कहते हैं धनुआ तेरा का पहाड़ा पढ़ा। अक्सर क्या होता है, जिन बच्चों से रोज़ पूछा जाता है, टीचर्स उनसे पूछते हैं तो बच्चों को ये रहता है कि चलो हमसे हाँ टीचर पूछेंगे। लेकिन जिन बच्चों को आदत नहीं रहती है कि उनसे टीचर पूछेंगे तो वो क्या करते हैं कि नहीं याद रखते हैं और अचानक जब उनसे टीचर पूछते हैं तो पता चलता है प्रत्युत्तर में वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, 12 तक पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का अच्छा अक्सर होता भी ऐसा है कि टीचर उस बच्चे से वही पूछते हैं जो वो बता ही नहीं सकता है। अब ये बेचारा 12 तक तो पहाड़ा याद किया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। कहता है 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मार्ट साहब ने लगाई कि वह टूट गई। ना तेज़ मारते हैं उसकी पिंडलियों पे कि उसका डंडा ही टूट जाता है। वो गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, और उसको दूसरी संठी लाने के लिए कहते हैं। फिर मुझे 13 का पहाड़ा, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ। कहते हैं कि फिर तुमको मैं 13 का पहाड़ा याद करता हूँ। मतलब त्रिलोकी सिंह मास्टर का सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और मार्ट साहब का नियम था, टीचर जी का जो नियम था वो ये था कि आपको मार खाने के लिए अपने से ही डंडे का चुनाव करना होगा। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष का ध्यान रख के टहनी का चुनाव ऐसा करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। और कह रहे हैं जाहिर सी बात है, बच्चा अपने को, उस समय का ये दौर था कि बच्चे जो है कि टीचर को ज़्यादा खुश रखते थे, तो टीचर को खुश रखने की कोशिश करने के चक्कर में वो इतना अच्छा डंडा लेके आता कि जैसे वो किसी और दूसरे के मारने के लिए लेके आ रहा हो, और वो चुनाव उसी के लिए होता था, वह खुद को ही मारने के लिए लेके आता था। ठीक है, आगे कहते हैं कि धनराम की मंद बुद्धि हो रही हो और मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। और कह रहे हैं कि उसके मन में डर बैठा हुआ था कि पूरे दिन वो पढ़ता है लेकिन उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाता है। और छुट्टी के समय जब मार्ट साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। और छुट्टी का जब समय हुआ तो टीचर जी ने, जब मास्टर साहब ने दोबारा उसको पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी मतलब 13 तियाँ पहुँचते पहुँचते वो वहाँ पे गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकी सिंह उसके लिए लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। इस बार वो डंडे से उसको नहीं मारते हैं जाते वक्त, बल्कि वो अपनी जबान से उसको डांटते हैं, मीन्स जबान की चाबुक लगाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि क्या बोलते हैं, तो दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। और कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, मीन्स तुम लोहार का काम करते हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ भरा हुआ है। और कहते हैं विद्या का ताप तुमको कैसे लगेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी और 5-6 जो है कि हथियार उनको औजार जैसे हंसिए और ये सब खुरपी ये सब निकाल के दे दिया। कहा इसमें तुम धार लगा देना। और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। और कह रहे हैं कि उसके पिता की सामर्थ्य लोहे का ताप लगाने की थी, लेकिन विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य उसके पिता में भी नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो काम करने के लायक हो गया तो पिताजी ने उसको क्या बोलते हैं, अपने
कारोबार में उसको कुछ कुछ काम उससे करवाने लगे, उसको उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने तक विद्या सिखाने लगा और धीरे धीरे फिर वो उस काम का विस्तारीकरण करने लगे। एक मजे हुए लोहार की तरह से उससे काम करवाने का हुनर उसको सिखाने लगे। फ़र्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे उसकी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करता था। और कह रहे हैं कि दोनों ही जगह पे उसको मार पड़ती थी जब वो सही से कार्य नहीं कर पाता था। बस अंतर ये था कि जो मास्टर साहब थे वो उसको खुद देते थे कि तुम चुनाव करो अपने डंडे का खुद, और यहाँ पे पिताजी अपने ही चुने हुए डंडे से उसको मारते थे। आगे कह रहे हैं कि और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते, और जरा भी गलती करता तो जो ही चीज़ उसके पिता पाते हाथ में, छड़ बेंत या हत्था कुछ भी था, उसको उससे पीट देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफ़र को जो है कि धनराम का ऑफ़र कहने लगे थे। और कह रहे हैं एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिताजी सिखाते करते काम ऐसे ही एक दिन चल बसे, उनका देहावसान हो गया। उनके देहावसान के पश्चात धनराम ने उनकी कुर्सी संभाल ली और यहाँ तक कि गांव वालों को भी याद नहीं रहा कि कब धनराम से वो क्या बोलते गंगाराम से वो जो है कि क्या बोलते हैं धनराम से वही काम करवाने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोकी सिंह मास्टर की भविष्यवाणी की किसी हद तक सिद्धि कर दी और प्राइमरी स्कूल की सीमा पार करते मोहन ने जो है कि छात्रवृत्ति प्राप्त की और उसके बाद से त्रिलोकी मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सही कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और उसके पिताजी का थोड़ा हौसला बढ़ा कि बेटा इतना मतलब क्या बोलते साधारण से यजमान का बेटा इतना तेज़ कि वो स्कॉलरशिप पाता है। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। इस छोटी सी स्कॉलरशिप से पिता का जो है कि क्या बोलते हैं मन और आगे पंख लगा के उड़ने लगा कि मेरा बच्चा जो है कि बड़ा आदमी बनेगा पढ़ लिख करके। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था और पीढ़ियों से जो वो पुरोहिताई का धंधा करते थे वो उनको निराश कर चला था। ठीक है, उसमें दान दक्षिणा के बूते पर वो किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे और कह रहे जो दान दक्षिणा मिलता था उससे वो किसी तरह परिवार का आधा पेट ही तो भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है कि पढ़ लिख करके जो है कि उनके जो वंश की जो गरीबी है उसको वो मिटाए, उनकी वो दिली इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता और कह रहे हैं कि इच्छा कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ये भी सत्य है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था और कह रहे हैं जो मोहन के लिए जो आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था वो 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। कह रहे हैं 2 मील तो चढ़ाई थी, चढ़ के जाना था, उसके बाद 2 मील जो है कि वो नदी बीच में पड़ती थी, उसको पार करके जाना था और बरसात में तो और दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, नदी की समस्या। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी, लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया गया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। कह रहे बंसीधर ने हार नहीं मानी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन 6 में ही तो गया था बेचारा, लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता था और छुट्टी के बाद वो थका मांदा घर लौटता तो पिता उसको आदर्श और नैतिकता भरी कथाओं से उस पढ़ने वाले बच्चे को उदाहरण देते कई सारे और उसको उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के एक गांव के एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय करा दिया। और वर्षा के दिनों में नदी पार करने की जो दिक्कत होती थी, ये दिक्कत न हो इसके कारण उनके पिताजी ने अपने एक यजमान के घर नदी पार
उसका डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता था। छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। और कह रहे हैं घर के अन्य बच्चों की तरह वो भी खा पी कर स्कूल जाता था, जैसे उस यजमान के घर के बालक जाते थे। और जब नदी का पानी नीचे उतरता था तो वो अपने गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। और कह रहे हैं एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, पानी उतार पर था। वो और घसियारों में घास करने वालों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था। तब तक पहाड़ी के दूसरी तरफ से बहुत तेज़ बारिश होती है और अचानक नदी का पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ पात पतेल आना शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। कह रहे हैं पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ आता है, पत्ते आते हैं, कूड़े करकट आते हैं। तो जो अनुभवी घसियारे थे कि मतलब अब तेज़ी से पानी आएगा तो वो तेज़ी से पानी पार करके बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किनारे पहुँचते पहुँचते मटमैल पानी का रेला उन तक आ जाता है और तेज़ रेला मटमैल पानी का उनके तक आ जाता है। किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। और कह रहे हैं वे लोग किसी प्रकार कुशलतापूर्वक पार कर पाते हैं, मतलब अनुभव के कारण। और इस घटना के बाद वंशीधर डर जाते हैं और अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। और कह रहे हैं बिरादरी में, इनसे पटीदारी में उनके एक जो है कि अच्छे फैमिली का युवक रमेश उस दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और वो सुझाव देते हैं कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 लोग हैं, एक और बढ़ जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। और कहते हैं बल्कि वो बड़े शहर में रह के अच्छे से पढ़ लिख सकेगा। वो सुझाव देते हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। और वंशीधर को जैसे लगता है कि साक्षात भगवान मिले हुए हैं और उनकी आंखों में पानी आ जाता है कि मेरे बेटे का भविष्य समझ जाएगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा है, और उनका गला भर आता है। और उस भरे गले से बस वो यही कह पाते हैं कि अच्छी बिरादरी, अच्छे पटीदारी का, अच्छे लोग साथ रहने का यही फ़ायदा है। ठीक है।